नाज़रीन, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इंसाफ देने वाले इदारे पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जजेस और पुलिस को कब्जा माफिया का साथी करार दे दिया है। वो जिन्होंने मामलात की सिमत दुरुस्त करनी थी, वो कि जिन्होंने इंसाफ के नारे लगाए थे और इंसाफ के लिए रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, वो कि जिन्होंने खराबियां दूर करना थी, बुराइयों को अच्छाइयों में बदलना था, वो जिनके हाथ में इक्तदार है, जिनके पास चीजें बेहतर करने का मैंडेट है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ इल्जामात पर उतर आए हैं, शिकायतों पर उतर आए हैं और मुल्क के इदारे इन इल्जामात का निशाना बन रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह मुल्क में इंसाफ के निज़ाम से बहुत ही मायूस हो चुके हैं। इनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि अगर उन्होंने मुल्क में निज़ाम इंसाफ ठीक करने की कोई कोशिश की भी थी तो वो कोशिश नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने बताया कि जमीनों पर कब्जा ग्रुप कब्जा कर लेता है और 50-50 साल तक केस चलते रहते हैं और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जजेस और पुलिस भी कब्जा माफिया के साथ मिल चुके हैं, ट्राइका बन चुका है। कब्जे ग्रुपों ने क्यों आए? क्योंकि ज़मीनों के केस ही नहीं हल होते। अदालतों में 50-50 साल चल रहे हैं, वो कब्जे ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्राइका बन गया। साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर मायूसी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि यहाँ ताकतवर लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। जेल सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके पास वकील के लिए पैसे नहीं होते। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। नाज़रीन, ये कोई पहली बार नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार किया हो। वो अवाम से खिताब में भी जजेस से मुखातिब हो चुके हैं और कह चुके हैं कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान को जवाब भी दिया था कि अदलिया के सामने कोई ताकतवर नहीं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूँ कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। ताकतवरों का ताना ये हमें ना दे। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब, वो उनका मुकदमा का फैसला होने वो जा रहा है। अहम बात यह है कि जो बात इमरान खान 2019 में कर रहे थे, 2021 में भी वही बात कर रहे हैं। इस पर सवाल तो बनता है कि इंसाफ का निजाम ठीक करना तो वज़ीर आज़म के मंशूर का हिस्सा था। वो दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा लगाकर वज़ीर आज़म बने थे। इन्हें हुकूमत में आने के 3 साल बाद भी पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से अगर शिकायतें हैं तो क्यों हैं? लेकिन उन्होंने ये निज़ाम ठीक करने के लिए क्या कुछ किया, इसका जवाब देना चाहिए। और अगर कुछ नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास तो मैंडेट था, आपको तो चुना ही इस काम के लिए गया था। अगर ये काम उन्होंने नहीं करना नाज़रीन, तो फिर मुझे बता दिया जाए कि ये काम और किससे करना है। क्या इमरान खान की मायूसी की वजह यह है कि जिस तरह का एहतसाब वो करना चाह रहे थे उस तरह कर नहीं पाए? और क्या इसी वजह से अब उन्होंने इंसाफ के इदारे पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया? इसका जवाब हम लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर सकें। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। फारूक साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इमरान खान साहब ने कह दी। अच्छा, मतलब हालांकि एक बड़ी शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि गरीब आवाम के लिए है, उस पर ये एक तकरीब सजाई गई थी। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी मद्दू किया और वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हम उस पर आऊंगा सर, ठीक है। लेकिन जो इमरान खान साहब ने अदलिया पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चले, पुलिस का तो एक रवैया रहता है, हमें पता है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन कब्जा माफिया और फिर कब्जा माफिया के लोग जो है वो अदलिया के लोगों को भी साथ मिला लेते हैं, जजेस साथ मिल जाते हैं, पुलिस मिल जाती है, ट्राइका बन जाता है, हुकूमत के भी कुछ लोग मिल जाते हैं। सर, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आप कह रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ जो है
वो माफिया का हिस्सा बन जाता है? देखें, बात यह है कि हमारी तो पार्टी की स्ट्रगल जो है वो तहरीक इंसाफ की तहरीक थी ना, हमारी हुकूमत आई है और आपके इल्म में है कि पहली बार माफियाज के ऊपर हाथ पड़ा और यही बात है कि माफियाज की चीखें भी आपको सुनाई देती हैं। वही माफिया जो है वो चाहता है कि इस निज़ाम को रोका जाए, इस निज़ाम के ऊपर जो है वो रुकावटें डाली जाएं और उसको जो है वो बहुत सारी आपके इल्म में है कि पोलिटिकल पार्टीज जो कि सियासत में भी रही हैं और इक़्तिदार में भी रही हैं वो भी आके उसका रास्ता रोकने की बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब बात क्या करते हैं? बात वो ये करते हैं कि जहां देखें वहां पर कोई ना कोई माफिया बेनिफिशियर के तौर के ऊपर नजर आता है और कभी कोई माफिया सिंगल हैंडेडली ऑपरेट नहीं कर सकता। ये माफिया नहीं, देखें बात ये है कि बड़ी क्लियर कट बात की है इमरान खान साहब, ये है किसी को स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट तो नहीं किया जा सकता। खान साहब ने किया। मैं आपके लिए सिंपलीफाई कर देता हूं, मैं आपके लिए सिंपलीफाई कर देता हूं, मैं सुना भी देता हूं, मैं आपके लिए नहीं, बेशक सुना भी दे, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए सिंपलीफाई कर देता हूं। मेरा काम है कि लेट्स सपोज अगर एक इदारा है किसी ऐसे शख्स को पकड़ता है जिसने करप्शन की है, चोरी की है, आगे उसको सजा किसने देनी है? अदलिया ने देनी। सजा तो एक निजाम से मिलेगी, ठीक है। अदलिया की जानिब से बाज़ औक़ात ये चीज सामने आती है कि सबूत जो है वो पूरे नहीं है, प्रोसिक्यूशन का केस तगड़ा नहीं है, ये भी चीजें सामने आ जाती हैं। तो एज ए होल सेगमेंट हमने इस तमाम सिस्टम को ठीक करना है। एक दफा सुन लेते हैं, एक दफा सुना दे जरा। जो इमरान खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स थे ना वो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो एक ट्राई आ रहे हैं उसका, वो सुना जरा। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर डाकू को नहीं क्यों आया, क्योंकि जमीनों के केस ही नहीं हल होते। अदालतों में 50-50 साल चल रहे हैं, वो कब्जा ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया, साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप, साथ मिल गया। नहीं तो देखें, बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बात क्यों की सर, देखिए ये हो सकता है मैं आपके सामने नहीं, ये हमारे एक सिस्टम का बहुत बड़ा मसला है, मैं आपके सामने रख देता हूं। मुझे आप ये बताएं कि पंजाब हुकूमत ने लाखों एकड़ जमीन जो है वो कब्जे की वागजार करवाई, ठीक है। उस वागजार करवाने के ऊपर आपको पता है कितने स्टे ऑर्डर्स थे, कितने स्टे ऑर्डर्स, कितने हुक्मनामों का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिससे इंसाफ का निजाम जो वजीर आज़म साहब बात कर रहे हैं वो डिले होता है। जिसके पास तो वसाइल नहीं है, वो जेलों पे गल भी रहा है, वो सड़ भी रहा है, उसे ना जमानत मिलती है, ना वो मुल्क से बाहर जा सकता है, वो जेल में ही दिल का मरीज है तो वहीं पे वो फौत होगा। बिल्कुल ठीक। तो बात ये है कि हमने इस निजाम को ठीक करना है। जो वज़ीर आज़म साहब का इशारा था, वो इशारा क्या है? वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि करप्ट निजाम से, माफिया से कभी कोई एक शख्स नहीं लड़ सकता, बल्कि पूरी कौम लड़ती है, पूरा निजाम लड़ता है। निजाम इस किस्म का बनता है। निजाम जो है ना, उस निजाम का जो लेआउट होता है उसका मैंडेट आपको दिया गया है। 3 साल बाद भी अगर आज आप रो रहे हैं कि निजाम इंसाफ को देखो कैसा है, सर इसकी रिफॉर्मेशन आपने करनी थी। ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, वो आपने कब से, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, बात ये है कि हम जो है वो सिविल प्रोसीजर के कानून को, एक्ट को लेकर आए, उसको हमने मुतारिफ करवाया, वो टर्न अराउंड हो गया प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से, एक सूबे में केपीके में इंप्लीमेंट है, उसको भी हम दूर कर लेंगे। इसी तरीके से आप देखें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के हवाले से उसको हमने नादरा के साथ लिंक कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। कहाँ जब किसी का कोई शख्स फौत हो जाता था तो उसको बयान करवाने के लिए पूरे घरों के अफराद, कोई अमेरिका बैठा है, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई पंजाब के किसी शहर में, कोई पाकिस्तान में, सबको इकट्ठा करके अदालत में बयान देने पड़ते थे। अब आप एक क्लिक से नादरा के डाटा के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आए। इसी तरीके से अब हम क्रिमिनल जो हमारा लॉज है उसकी रिफॉर्म्स हमारी तैयार हैं, जो हम पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिससे हम केसेस को स्पीडी ये करेंगे, बनाएंगे कि स्पीडीली चलें, जो गैर जरूरी अल्तवा है वो ना मिले, जो आकर वकील एक तरफ से अल्तवा ले लेता है, दूसरा वकील दूसरी तरफ से अल्तवा ले लेता है। हमारे सिस्टम में इन बिल्ट इश्यूज हैं। मैं आपको शहबाज शरीफ केस की मिसालें देता हूँ, 100 से जायद गवाह हैं, अभी तक 12 के ऊपर जरा मुकम्मल हुई है, बाकी गवाह भी चलने हैं। और जब वकील को यह कहा जाता है, जो जरा कर रहा होता है कि तेज करें, तो वो कहता है नहीं जी मेरा राइट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपको पता है वाजिद ज़िया की, नवाज शरीफ, एक मिनट सिर्फ एक मिसाल सुन लें, वाजिद ज़िया जो मौजूदा DGFIA हैं, उस वक्त JIT के वो सरबराह थे, उनकी ख्वाजा हारिस ने कितने दिन जरा की थी आपको पता है? बिल्कुल 60 रोज, हम खुद जाया करते, 60 रोज सैयद अली हैदर साहब 60 रोज, और वो भी अदालत उस केस को चला रही थी अपनी स्पीड पे। यहाँ पर इल्तवा का एक बड़ा आपका 2 चीजें सर, आपका नारा था एहतसाब का, आपने आते शुरू कर दिया। वो एहतसाब तभी मुमकिन हो पाना था जब ये रिफॉर्म होने थे। आपका पहला और फोरमोस्ट काम, अब आपके 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल आपके रह गए हैं,
इतने टाइम में आपको लगता है कि बिल इसका पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है? सिर्फ मैं आपको अली ये बात बताऊं, यकीनन इसके ऊपर और भी हम आपके चीजें सामने रखेंगी। ये सिर्फ ओवरनाइट लॉ रिफॉर्म्स का मामला नहीं है। जब आप पूरे के पूरे वो लॉज जो साल से तब्दील नहीं हुए, इट्स अ सीरियस मैटर, उसमें वकला इन्वॉल्व हैं, उसमें बार इन्वॉल्व हैं, उसमें आपने पाकिस्तान की अदलिया की इनपुट को भी साथ लेके चलना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके कमेटियां बनी हुई हैं जिन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, फाइनल स्टेजेस में है। वो आपका क्रिमिनल लॉ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आने वाला है। ये आपकी टर्म में तो लॉ तो हम ले भी आए हैं, आपकी इस टर्म में तो होता नजर नहीं आ रहा। इंशाअल्लाह हम पुरअज़म हैं, हम इसको मुकम्मल करवाएंगे और जो लोगों को फौरी इंसाफ का हमारा वादा है उसको हमने मुमकिन बनाना है। देखें, फिर मैं आपको ये कहूंगा, ये खोखर पैलेस लाहौर में जो 100 कनाल के ऊपर कब्जा हुआ था, जिनके पास जाके मरियम साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये माफिया के सरगना थे ना, उसी सिस्टम से फायदा उठा रहे थे। लाहौर के बीचों बीच किसने इजाजत दे दी इनको कब्जे की? बड़ा है आपका, मैं आपको माफिया में अदलिया को शामिल किया है। इट्स अ ट्रॉयका, यानी एक पोर्शन ऑफ जुडिशरी इससे फायदा भी उठाती है। देखें बात ये पोर्शन की आप बात कर, पोर्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये क्या कह रहा हूं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या तमाम स्टेट ऑर्गन्स नहीं है? एग्जीक्यूटिव का, मुकन्नना का क्या किरदार है? पाकिस्तान के आइन में बड़ा वाज़ेह किरदार है। ये जो रायवंड की जमीन, अप फ्रंट सरकारी जमीन आप वहीदा बेगम के नाम के ऊपर सैकड़ों कैनाल लगा देते हैं, फेक लोगों को खड़ा करके बाद में उनसे खरीद लेते हैं। ये तमाशा इन्हीं इदारों की आंखों के सामने दिन दिहाड़े वारदातें डलती रही हैं। उस वक्त ये निज़ाम क्यों सोया हुआ था? क्योंकि इस निज़ाम के बेनिफिशरीज थे। इस निज़ाम को ललकारा किसने, हाथ किसने डाला है? इमरान खान ने। इमरान खान आज इनके रास्ते में रुकावट है, वो हट जाए, ये माफिया लुटियां डालता फिरेगा। ये आज इनकी जो चीखें हैं ये क्यों है? क्योंकि वज़ीर आज़म सिस्टम में मौजूद बुराइयों की निशानदेही नहीं कर रहे, उनको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि इमरान खान रह गया तो सिस्टम को ठीक कर दे। देखा जाए तो चीखें आपकी निकल रही हैं, उनकी नहीं निकल रही कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये लोग छूट जाते हैं। देखें, बात ये है कि फिर हमें सिर्फ ये इमरान खान को तो कोई मसला नहीं है। इमरान खान को तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया ना। वो जंग किसकी लड़ है? पाकिस्तान के आम बंदे की लड़ है। आप देखें तो सही, लोगों को इंसाफ लेने के लिए इदारों के अंदर किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर इमरान खान इन तकलीफात का, एहसासात का इजहार करता है तो वो अवाम की तर्जमानी कर रहा होता है और लोगों को हकाइक भी बताने चाहिए। उनका वजीर आज़म है, उन्हीं में से है, उनको हकाइक भी बता रहा है। इसमें बुराई क्या है? ये हकीकत वैसे बहुत शॉकिंग थी, बहुत शॉकिंग। देखें, शॉकिंग नहीं है, जो रियलिटी है वो आवाम को जो है वो बतानी चाहिए और आवाम को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ माफियाज की जड़ें जो हैं वो फैली हुई हैं, लेकिन इन जड़ों से हम इनको उखाड़ेंगे और सिस्टम को ठीक करेंगे। चलें, अब हम आते हैं जी दूसरे अहम हिस्से पे। वज़ीर आज़म साहब ने बेघर अफराद को 50 लाख घरों की फराहमी के वादे को अमली शक्ल देने के लिए भरपूर और अनथक कोशिश की है, नाज़रीन, और कर भी रहे हैं। 50 लाख घरों की फराहमी का जो ख्वाब है वो हकीकी रूप देने के लिए मुख्तलिफ जहतों में भरपूर काम किया जा रहा है। सस्ते और आसान कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती सतह पर घरों की तामीर की जा रही है। हुकूमती इदारों यानी जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, उसके तहत अपार्टमेंट तैयार किए जाएंगे। हुकूमत प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलकर सस्ते घरों की तामीर पर काम कर रही है। पंजाब हुकूमत अपने तई सस्ते घर तामीर करके इंतहाई आसान एक साथ पर फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में पंजाब अर्बन लोकलिस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, यही नाम है ना सर इसका? पंजाब पेरी अर्बन लोकल कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसके तहत पहले मरहले में पंजाब की 39 तहसीलों में 41 मकामात पर 10,000 सस्ते घरों की तामीर का मंसूबा है, उसका आगाज हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में रायवंड समेत जो है वो तकरीबन 10 तहसीलों में एक साथ बैक वक्त तामीर का जो संगे बुनियाद है वो रखा। यूं लाहौर समेत चनियोट, डीजी खान, चूनिया, खानेवाल, खुशाब, मंडी बहावुद्दीन, मियांवाली, जलालपुर, पीरवाला और सरगोधा के मकामात पर बैक वक्त का आगाज कर दिया गया है। सब्सिडाइज जमीन, उसके ऊपर सब्सिडाइज कर्जे, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट 3% पे कर्जा दे रही है। बाकी जो ऊपर बैंक को जो कॉस्ट करता है वो गवर्नमेंट खुद उसका बोझ उठा रही है। फिर हर घर के ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है। इसका क्यों ये कर रही है? ताकि जो गरीब आदमी जब एक घर ले तो उसको जितना वो किराया दे रहा है आज, उतना ही किराया वो कर्जों की किस्तों पे चला जाए और अपना घर भी उसके पास आ। नाज़रीन, पेरी अर्बन मंसूबे के तहत 3.5
मरला के मकान पर 15 लाख रुपए लागत आएगी, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान 3 लाख रुपए फी घर सब्सिडी अदा करेगी और कम आमदन वाले मेहनतकश छोटे कारोबार और नौकरी पेशा अफराद तकरीबन 10,000 रुपए माहाना किस्त अदा करके अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। ये वही अमाउंट है नाज़रीन जो आप किराए में देते हैं, जिसको कहा जाता है डेड मनी, इसका कोई फायदा नहीं होता है किराएदार को। तो ये इस पैसे से अब आप खुद आहिस्ता आहिस्ता मालिकाना हकूक आपके पास आते जाएंगे। दरख्वास्त गुजार इब्तदाई तौर पर 1,43,000 रुपए देगा, बाकी रकम बैंक ऑफ पंजाब देगा और घर की माहाना किस्तें 20 साल के लिए 5,000 और 10 सालों के लिए 10,000 हो जाएंगी। एक बरस में घर तामीर करके कुरानंदाजी के जरिए कामयाब उम्मीदवारों को घर दे दिए जाएंगे। मुख्तलिफ मराहिल में घरों की तामीर के इस पेरी अर्बन हाउसिंग मंसूबे के इदारेकार को पंजाब के 36 अजला की 143 तहसीलों तक बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह का एक मंसूबा पंजाब हुकूमत लाहौर में लेकर आई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक ऑफ पंजाब में एक मुआहदा हुआ है, जिसके तहत बेघर अफराद को अपार्टमेंट्स बनाकर दिए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत 10 अरब रुपए की लागत से 800 कनाल अराजी पर 4,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब माली वसाइल फराहम करेगा और LDA ये अपार्टमेंट्स बनाएगी। अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट के लिए शफाफ तरीक़ाकार का इस्तेमाल होगा। कुरानंदाजी के जरिए LDA की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाए। अपार्टमेंट्स का कब्जा देने के बाद इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल LDA खुद करेगा। बैंक ऑफ पंजाब कुरानंदाजी में कामयाब दरख्वास्त गुजारों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेगा। जो कर्जे लेगा इसे कर्ज की रकम वापस करने के लिए 10 से 20 साल मिलेंगे। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर नाज़रीन 35,000 अपार्टमेंट्स बनाने का है, बल्कि ये हाउसिंग मंसूबे से बढ़कर एक शहर की सी शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगा। इसमें सड़कें होंगी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ज़ेर ज़मीन बिजली और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो होगा। इसकी तामीर के लिए 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे नाज़रीन। तो ये एक अच्छा मंसूबा है आम आदमी के लिए, गरीब आवाम के लिए। फारूक साहब, इस पे तो दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। मुझे ये बताइए, इसका आगाज़ अब बैक वक्त शुरू हो चुका है, इतने फंड्स, इतने रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास कि बैक वक्त आप शुरू भी कर पाए फिर उसको एक टाइम पे मुकम्मल भी कर पाए। सबसे पहले ये लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को एक्सप्लेन किया और यकीनन जो अवामी मफाद के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मीडिया के अंदर जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी चीज क्या, बुनियादी हमारे पास चैलेंज था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लॉज ही नहीं थे कि आप मॉर्गेज मार्केट क्रिएट कर सके। पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम है कि आप बैंक से कर्ज लेते हैं और आसान शराइत के ऊपर आप किस्तें अदा करते रहते हैं और कुछ सालों के अंदर घर के मालिक आप बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों का अपना घर बनाना एक ख्वाब था। वजीर आजम को आम आदमी का एहसास था, उनके दिल के अंदर जो कम आमदन वाले लोग हैं उन्हें पता है कितनी मुश्किल में रहते हैं और किराए के मकानात में रहते हैं, ना छत अपनी ना जमीन अपनी, सारी जिंदगी गुजर जाती थी। फोरक्लोजर लॉज के केसेस अदालतों में फंसे थे, हाई कोर्ट से क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हुआ, अदलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिससे बैंकों का एतमाद बढ़ा। अब बैंक भी मैदान में आ गए। अब 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट क्रिएट हो चुकी है। अभी तक 52 अरब से जायद के कर्जे लोग अप्लाई कर चुके हैं और 15 अरब रुपए के अप्रूव हो चुके हैं। और जिस मंसूबे की आप बात कर रहे थे आज, इसका खास क्रेडिट वज़ीर आज़म साहब को जाता है जो जमीन कब्जा ग्रुपों से वागजार करवाई गई है। आप ये देखें कि लाहौर रायवंड जैसे शहर के साथ सरकारी जमीन 10,000 रुपए मरला चार्ज की जा रही है, जिसकी अगर कमर्शियल वैल्यू देखें तो वहां पर तो लाखों रुपए में जमीन की वैल्यू है। 14-15 लाख रुपए में 3-3.5 मरले का घर बनाया कहां मिलता है? ये है आम आदमी का एहसास जिसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। 10,000 घर ये हैं और ये बतदरीज बढ़ते जाएंगे, हजारों घर बनेंगे। इसके साथ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो भी लो कास्ट हाउसिंग में आए, फाटा में रजिस्टर्ड हो। तो फारूक साहब, उसके साथ 120 अलाइड इंडस्ट्रीज, 41 डायरेक्ट हैं, बाकी उसके साथ इनडायरेक्ट मिला के 120 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। आप ये देखें कि सीमेंट की 40% सेल्स में इजाफा हुआ है, स्टील की आप देख लें, आप ईंटों की सेल्स में देख लें, आप जो एक आम आदमी जानना चाहता है केबल्स की देख लें। देखिए, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं ये बिल्कुल एक आम आदमी मुतवस्सित तबका, जब मैंने आज पढ़ भी रहा था कि वो इसकी 30,000 या 50,000 माहाना आमदनी है। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं फरूक हबीब साहब, इनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता, कोई इनके पास कोलेटरल की जरूरत ही नहीं है। मैं वही पूछ रहा था कि मैं इसको वाजे कर देता हूं, क्या देना क्या है कि आपकी ये पता हो कि आपकी एक तनख्वाह जो है, अच्छा, सैलरी जो है वो आ रही है, तनख्वाहदार तबका है, मेहनत कश है, दिहाड़ीदार है या छोटा कारोबार वाला है, उसका बिजली का बिल
देखा जा सकता है, उसका छोटा मोटा रहन सहन बैंक्स देख के वेरीफाई करके उसको लोन अप्रूव कर देते हैं। जो वो जमीन लेगा वही उसका कोलेटरल बन जाएगा। हाँ, exactly. जो उसका घर बनेगा, जो तामीरात होंगी, वही उसका कोलेटरल बन जाएगा। आप ये देखें ना कि सारी जिंदगी आप किराए के मकान पे रहते हैं, लेकिन वो घर आपका अपना नहीं होता। यहाँ 10 साल में घर भी आपका अपना होगा। जो घर आज आपने 15 लाख में लिया है, वो आज से 10 साल बाद जिस तरह प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, वही घर आपका 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का भी हो सकता है, जिस तरह प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है। इसमें एक और अहम इशू है सर, इसमें ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि होता ये पहले भी एक दो दफा हुआ होगा, मैं वो सवाल, लोग सर इकट्ठे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, फिर वो फाइलें बिकने लग जाती हैं, फिर पता नहीं क्या क्या। इसमें जो है वो कलेक्टिव फाइल्स लेने का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई कैच नहीं है। ये डायरेक्टली कंज्यूमर बेस्ड है। डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर जाके, जिसको कंज्यूमर से मीन जो एप्लीकेंट है, जो दरखास्त गुजार है, जो घर लेना चाहता है, वो बैंक को जाके दरखास्त देगा और बैंक को बताएगा फलानी जगह के ऊपर जो है वो मैं घर लेने के लिए इंटरेस्टेड हूं। वहां पर बैंक आपका केस प्रोसेस कर आपको उतना मतलूबा सरमाया फराहम कर देगा जितने का आपको घर चाहिए। या अगर आपके पास जमीन है, घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए वो फाइनेंस कर देगा। इसमें आप ये देखें ना, इसमें बैंक्स के साथ साथ जो हमने प्राइवेट सेक्टर को भी साथ चला दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे पंजाब में एक इदारा है, फाटा है, वहां पर एक तय किया गया है कि अगर कोई प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाहता है तो उसमें एक खास शरह उसको लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए मुकर्रर करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपके पास 50 एकड़ हैं, ये मैं आपको तकरीबन बता रहा हूं एक मिसाल के तौर पे, तो उसमें से आप 10 एकड़ जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए मुकर्रर करेंगे, जिससे मैं समझता हूं कि बड़ी तेजी से घरों की जो तामीरात है वो शुरू होगी। डिमांड बहुत ज्यादा है और बैंक्स फाइनेंस करने के लिए तैयार है, लिहाजा ना अब घरों की कमी रहेगी, ना सरमाए की कमी रहेगी, और ना अब जो है वो घर के जो मकानात हासिल करने के लिए FWO देखें, ये जो पेरी अर्बन मंसूबा शुरू हुआ है, इसकी तामीरात की जिम्मेदारी FWO और NLC ने ली है। जिम्मेदार इदारा है, 1 साल की मुद्दत में ये इसको मुकम्मल करेंगे और इसका दायराकार बतदरीज पंजाब की हर तहसील में लेकर। अच्छा, अब एक और जो अवामी कंसर्न्स होते हैं ना, जो सवालात होते हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं ताकि देखने वालों को अंदाजा हो जाए कि आपने क्या मैकेनिज्म रखा है। सर एक बात तो ये, एक तो इसमें मार्कअप उसका बताइएगा मुझे, और दूसरा ये कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सिर्फ 50,000 है, या जो है वो इस एक आदमी की लाख रुपया तनख्वाह है लेकिन उसके 5 बच्चे हैं, तो उसका भी गुजारा वैसे ही होता है? उसमें उसका भी सवाल दे दूं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो आज मंसूबा शुरू किया गया 10,000 घरों के लिए, इसके लिए 3% है। 3% के ऊपर आपको किसी जगह के ऊपर कर्ज नहीं मिलता। पाकिस्तान का जो काइबर रेट है वो भी आपको पता है कि 7% पाकिस्तान के अंदर है, तो 3% पे मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट भी सब्सिडाइज है। उसके अलावा आपको पहले 1 लाख घरों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 3 लाख रुपया फी घर सब्सिडी दे रही है। उसमें भी देख लें कि वो आपकी 30 अरब से ऊपर की जो है वो आपकी गालबन तकरीबन आपकी सब्सिडी बन जाती है। जो आपने बात की, ये हमने एक थ्रेश होल्ड रखा है कि 30,000 से 60,000 के दरमियान की जिसकी इनकम है उसको हम समझते हैं कि उसके अखराजात निकाल के दीगर और उसको लो इनकम ग्रुप में खरीदते हैं, वो एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। अगर किसी की 1 लाख है, 2 लाख है, तो वो भी बैंक से कर्ज लेने के लिए अहल है। अच्छा। लेकिन उसको वो 3 लाख सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक, 3 लाख उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन वो लोन लेने के लिए अहल है। और बैंक तो 5 करोड़ रुपए तक भी आपको घर बनाने के लिए जो है वो कर्जा फराहम करने के लिए तैयार है। उसमें कवर्ड एरिया की कोई पाबंदी नहीं है। पहले कवर्ड एरिया की पाबंदी थी, वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन लो कास्ट हाउसिंग के अंदर अगर आपने रहना है और पहले 1 लाख घरों तक आपको जो है उसके लिए आपकी इनकम 30 से 60,000 रुपए के दरमियान होना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लो इनकम वाले लोग जिनकी तनख्वाह कम है वो इससे फायदा उठाएं। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें एक तबका हमारी कौम का एक बहुत बड़ा पैमाने पर है जो कि सूद को चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, वो उसको अच्छा नहीं समझता। तो क्या उसके हवाले से कोई है? उसमें हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं, वो अपने तरीके से जो है वो फराहम कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है। अच्छा, नहीं, वहां पर इस प्रोजेक्ट में वहां पर वो इंटरेस्ट वो इन्वॉल्व है। हाँ, बैंक से इन्वॉल्व हैं, वो भी आ सकते हैं, वो उनके पास भी जा सकते हैं। ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसके पास जाते हैं, कहाँ से जाकर आप लोन हासिल करना चाहते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने इसके अंदर जो माइक्रो फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी शामिल किया हुआ है। अखुवत हमारे साथ इसके अंदर पार्टनर है। अखुवत को बैंक सरमाया फराहम कर रहे हैं और अखुवत को आपको पता है कि बहुत बड़ी बेस उनके साथ अटैच्ड है, जिनको वो छोटे छोटे कर्जे फराहम करते हैं कारोबार के लिए, और वो टोटली इंटरेस्ट फ्री हैं और उसके अंदर किसी किस्म का कोई कोलैटरल भी नहीं रखा जाता। और 95% से ज्यादा उनके जो है वो रिटर्न यानी कर्जे लोग वापस भी करते हैं। तो अखुवत भी लोगों को घर बना के दे रही है। किसी को हो सकता है किसी की 1 कमरे की गुंजाइश है, हो सकता है किसी को वॉशरूम की जरूरत है, किसी को अपना ऊपर अपना सेकंड पोर्शन बनाने की जरूरत है, तो
बेशुमार डिमांड जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो हम इस किस्म के जो इदारे हैं जो ऑलरेडी बहुत छोटी सतह के ऊपर जाकर माइक्रो सतह के ऊपर जाकर लोगों के लिए फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये वजीर आजम साहब का विजन है। देखें, हर हफ्ते वजीर आजम साहब ने हर जुमेरात को इसके ऊपर मीटिंग ली है। ये आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था। हमारे बैंक्स इसके लिए तैयार नहीं थे, उनके अमला की ट्रेनिंग नहीं थी। बैंक्स हमारे कमर्शियल लोन्स देते थे, हुकूमत को 14% में सागदार आपके इल्म में है कि 3-3 साल के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं इन्हीं बैंक से। तो वो कहते थे कि हमें वहां पर हमारा रिस्क भी कम है और हमारा पैसा डूबने की भी और कमी नहीं है और हमें इंटरेस्ट रेट भी 14% मिल रहा है। तो यहां पर हमने उनको कायल किया है कि आपने इस सेगमेंट को भी फाइनेंस करना है। एक बात जो कि उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब का जब मैं सुन रहा था तकरीर, तो वो कर रहे थे कि लोग प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं, वो डेड इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब उनके लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन उसका किसी को फायदा कोई नहीं हो रहा होता, उससे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती है। अच्छा, इनको भी अगर आप लूप में लें, मतलब आप खुद भी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, मगर ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इनको इनकॉर्पोरेट करें इनके साथ, और फिर ये जो है वो आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अभी आप एलडीए की बात कर रहे थे, तो एलडीए ने जो है वो 4000 फ्लैट्स का पहले मरहले में काम शुरू किया। अभी ये 35,000 बनाने हैं उन्होंने, और पहले मरहले में उन्होंने 2000 सरकारी मुलाजमीन को दिए हैं, 2000 नया पाकिस्तान हाउसिंग के साथ जो अटैच है उसमें जनरल हैदर साहब बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया है और वज़ीर आज़म साहब की टीम भी इसके ऊपर जो है वो डिलीवर कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसी के साथ साथ आप ये देखें कि जो प्राइवेट साइड पे आ रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा कि उनके लिए भी हमने एक सेगमेंट बना दिया है कि अगर आप एक सर्टेन पोर्शन लो कास्ट हाउसिंग के लिए मुकर्रर कर देते हैं, देने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको बहुत सारी जो आपकी कबाहतें हैं अपने केसेस को अप्रूव करवाने के हवाले से, वो आपके वन विंडो जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप अपना मंसूबा जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए फाटा का पंजाब के अंदर तरीकाकार मौजूद है, उसमें लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर पास भी होना शुरू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और रियल एस्टेट का जो मामला है ये वज़ीर आज़म ने चला दिया है। आप ये देखें यहाँ जो बिजनेस सेंटर वॉल्टन की ज़मीन के ऊपर बनना जा रहा है, इतनी बड़ी शहर में कीमती ज़मीन पड़ी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब इसमें जो बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वेल्थ क्रिएट होगी, नए एवेन्यूज बनेंगे, लोगों की दौलत के अंदर जो है वो इजाफा होगा। जब दौलत में इजाफा होता है तो आपके गरीब आदमी के पास भी पैसा आता है, आपकी इंडस्ट्री चलती है, छोटी छोटी सनतें चलती हैं, उसी वजह से आपकी जीडीपी भी ग्रो करती है। तो रियल एस्टेट का इसके अंदर भी मैं समझता हूँ एक बड़ा किरदार है। वो रियल एस्टेट जो जमूद का शिकार थी उसके लिए हम पैकेज लेकर आए और आपके इल्म में है कि यहाँ पर आपको अभी तक एग्जेम्पशन है 31 दिसंबर 2021 तक, और इसमें आपके लोग अपनी प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, लोगों का इसमें सरमायाकारों का हौसला अफजाई की गई है। तो ये पूरा एक पैकेज जो है इसका सारा क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे, क्योंकि बींगा पाकिस्तानी ख्वाहिश तो यही होती है कि हर प्रोजेक्ट कामयाब हो, उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब, आपके कीमती वक्त करा देने। एक वक्फा यहाँ पर लेंगे, वक्फे के बाद हम बात करेंगे 249 की। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सब जमातें रीकाउंटिंग का मुतालबा कर रही थी और अब खुद ही रीकाउंटिंग का बॉयकॉट कर चुकी हैं। क्यों, जानेंगे। दोनों जमातों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, शक के बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं, मसला सुलझने की बजाय मजीद उलझता नजर आ रहा है। कराची के हल्का NA 249 में हो रहे ज़िमनी इलेक्शन में एक के बाद दूसरी बेज़ाब्तगी सामने आ रही है। पहले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर एतराज सामने आया था। मालूम हुआ कि एक हल्के के 276 पोलिंग स्टेशन में से 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत ही नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को वोट दोबारा से गिनने की दरख्वास्त की गई। आज वोटों की दोबारा गिनती हुई तो मजीद 5 एतराज़ात सामने आ गए। ये एतराज किया गया कि दोबारा गिनती के लिए जब वोटों से भरा थैला लाया गया तो वो सील नहीं था बल्कि उसे रस्सियों से बांधा गया था। यह एतराज भी किया गया कि सिर्फ दुरुस्त वोटों की गिनती की इजाजत दी जा रही है, गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स की गिनती भी नहीं की जा रही है। फॉर्म 46 नहीं दिया जा रहा, बैलेट बुक की काउंटर फाइल भी मौजूद नहीं है। इन एतराजात के बाद पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातों ने तो दोबारा गिनती का बॉयकॉट भी कर दिया, बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ ने तो फिर से इलेक्शन कराने का कर दिया। पहला बैग खुला तो उसपे सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी, नीचे गिर गई है। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों बैग के ऊपर से और आप
काउंटर फाइल नहीं दिखा रहे, आप अनयूज्ड बैलेट्स नहीं दिखा रहे, तो ना तो फॉर्म 46 दिया गया और उसको मान ही नहीं रहे। हालांकि सारी जमातों ने एहतजाज किया। अवाम के हकूक पर डाका मारा गया, वोट हमें पड़ा है, वोट हमारा चोरी हुआ है, यहाँ के अवाम का वोट चोरी हुआ है। हमारा मुतालबा है कि रीपोलिंग कराई जाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के बॉयकॉट पर तनकीद की गई। कहा गया कि नून लीग, तहरीक इंसाफ, MQM और पाक सरजमीन पार्टी का इत्तेहाद हो गया है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि उनके साथ ज्यादती न। PTI और नून लीग ने एहतियात करके बाइकाट किए और PSP और MQM ने एहतियात करके बाइकाट की। बाकी तमाम जमातें मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो, बस करो, बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। ताहम एतराजात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती जारी रखने का फैसला किया और बॉयकॉट करने वाली जमातों को नोटिस भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरद वोटों की गिनती करने का पाबंद है और वो गिनती जारी रखी जाएगी। 276 में से 29 पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कादर मंदोखेल के 52 वोट मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी के 48 और नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के 82 वोट मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवार डाले गए तमाम वोटों का डाटा फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद पार्टी के रहनुमा जनाब कमर जमान कारा साहब और नून लीग के रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब, मैं आगाज आपसे करूंगा। सर, आप ही के कहने पे दोबारा वोटिंग हो रही है। अब आपको वोटिंग की चीदा वसाइल की वजह से आपको पूरी वोटिंग पर काउंटिंग पर आपको एतराज है। आप पूरी काउंटिंग आप मुस्तरद कर चुके हैं। अब आपका मुतालबा क्या है? देखिए जी, पहले भी हमने इतराज किया था और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, रिकाउंटिंग की भी मुखालफत की और हमने उस वक्त भी कहा। और जब इलेक्शन कमीशन के बाद गए तो हमारा जो मुतालबा था, वो जो हमारी दरखास्त थी, वो मंजूर की गई क्योंकि उसमें जान थी। और ये आईनी और कानूनी एक हक है सबका, अगर 5% से कम हो तो रिकाउंट किया जा सकता है। और हम अब समझते हैं कि रिकाउंट जो है वो जो SOPs हैं रिकाउंट के, उसके मुताबिक नहीं हो रहा। काउंटर फाइल जो है वो जब तक नहीं पता चलेगी, नहीं देखा जाएगा कि कितने बैलेट डाले गए, कितने रहते हैं। हम समझते हैं कि ये रिकाउंटिंग का तरीकाकार, इसमें कुछ फ्लॉज है। सो हमने तो ये एक अपना एक कानूनी और आईनी एक एतराज जो है वो उठाया है। हमने पहले भी उठाया था और पहले RO से मुस्तरद हुआ, इलेक्शन कमीशन से हमारी दरखास्त मंजूर हुई। अब भी हमने ये एतराज उठाया और हम अकेले नहीं है, इसमें बाकी दूसरी पार्टियां भी मौजूद है। ठीक, कारा साहब, फॉर्म 46 के बगैर और बैलेट बुक की काउंटर फाइल के बगैर जो काउंटिंग हो रही है, आपको लगता है इज इट अ फेयर गेम? मतलब ये तो फिर शुकूक और शुबहात से भरी होगी ये रिकाउंटिंग भी। ये गुजारिश है कि फॉर्म 46, तलाल चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे भी बहुत अरसा हो गया यही प्रोसेस देखते हुए। मैं भी कोई 1979 से लेके अब तक होने वाले इंतखाबात में मेरी फैमिली और मैं हिस्सा लेते रहे हैं। आज तक किसी इंतखाब में किसी जगह फॉर्म 46 कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता। इंटरनल कंजम्पशन का एक डॉक्यूमेंट है जो वो अपने तौर पे जो चीजें बचती हैं वो जाके RO के ऑफिस में जमा करा देते हैं। और कभी इससे पहले भी रिकाउंटिंग होती रही, चंद पोलिंग स्टेशनों पे होती रही। ये पूरे हल्के की रिकाउंटिंग अलाउ की गई है, जो बड़ी रेयर है, बड़ी एक्सेप्शनल है। और ये एक्सेप्शन मुस्लिम लीग के लिए क्रिएट हुई, लेकिन हमें इस पे एतराज नहीं था। हमने कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन जो रिकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल मुल्क में ऑलरेडी प्रैक्टिस है, आप उसके अंदर रह के करनी है ना। अब आप चाहें कि जी हमें पहले वो बंदा बुला के दें, हमें फलां मोर चेक कराएं, फलां हमें उसके जो सिंबल चेक कराएं, उसके दस्तखत वेरीफाई कराएं, ये सारे वो सवालात हैं जो एक बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं ना मानू वाली सूरत हाल के हमने जिद करके रिकाउंट तो शुरू करा दिया, लेकिन रिकाउंट में और हमें हमारे लिए सुबकी होगी। तो जो हमारे दोस्त हैं ये अपनी उस सुबकी से बचने के लिए कि हमने पीपल्स पार्टी पे धांधली का इल्जाम तो लगा लिया, अब अगर रिकाउंट होगा तो उसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं, या हो सकता है
बड़ा थोड़ा फर्क आए या पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ जाए, जिस तरह होता है। आज भी देखा जो कि कुछ पोलिंग स्टेशन का जो मीडिया में चला है कि उसका रिजल्ट आने से पीपल्स पार्टी के वोटों में जो कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू मुस्लिम लीग शायद उसमें पीपल्स पार्टी को एडवांटेज हुआ है। तो इस तरह का सूरत हाल भी हो सकती है। तो ये हमारे दोस्तों का एक हीला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो प्रैक्टिस माजी में रही आपने उसी के मुताबिक चलना है। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू, एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन क्रिएट की गई पूरे हल्के के वोट रिकाउंट करने के लिए। अब हर बात तो आपकी नहीं मानी जा सकती कि आप कहें हमें 46 भी दो और हमें काउंटर फाइल भी दो, हमें फलां चीज भी दो। जिस मटेरियल के साथ आपका ताल्लुक नहीं है, बुनियादी तौर पे आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो काउंट हुए हैं वोट उसमें कोई खराबी हुई है, हमारे वोट किसी और तरफ से डाल दिए गए हैं, तब्दील कर दिए। तो जो फॉर्म 45 है, ये भी तलाल साहब जानते हैं, मेरे भाई हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, सियासी कारकुन हैं, कि फॉर्म 45 जो पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है, गिनती हो जाती है, तो जो कैंडिडेट जीत जाता है उस पोलिंग स्टेशन से, वो तो रिजल्ट लेता है, उसका तो पोलिंग एजेंट साइन करता है। बाकी अक्सरियत में उठ के चले जाते हैं और पोलिंग अफसर के पास या जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि सबको कहे या बैठो और साइन को। थानेदार तो नहीं है। नहीं सर, ये तो मसला है। वो ये कह रहे हैं 160 के करीब फॉर्म 45 हमें या मिले नहीं है या उन पे दस्तखत नहीं है प्रिजाइडिंग अफसर के। अगर थैला लाया गया रिकाउंटिंग के लिए तो वो थैला सील नहीं है। तो ये वाले है ना सर। मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जिन पोलिंग स्टेशनों से हार जाते हैं हम, वहां के हमारे पोलिंग एजेंट बड़ा रेयर होता है कि रिजल्ट लेके आए। जहां से आपके बहुत ज्यादा कम वोट पड़े हो वहां से बिल्कुल नहीं आते। और शिकस्त की सूरत में अगर आप हार जाते हैं तो आपके पोलिंग एजेंट बिल्कुल टर्न भी नहीं करते। और वो पोलिंग एजेंट कितने ट्रेंड हैं, पार्टी के साथ कितने अपने ग्रुप घड़े में पाबंद हैं, वो अलग बात एक होती है कि आपने कहां से पोलिंग एजेंट अरेंज किया। लेकिन पोलिंग एजेंट का गिनती में कामयाबी की सूरत में तो वो ले लेता है रिजल्ट। नहीं, अच्छा साहब, मेरी रहनुमाई के लिए एक सवाल का जवाब दे दें सर। आप चूंकि इसका तजुर्बा रखते हैं सर। 30 कैंडिडेट के करीब कैंडिडेट थे। ये मुमकिन नहीं है कि 30 के 30 बार साइन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, कहीं नहीं हुआ कभी। तलाल साहब खुद जानते हैं कि हमारे हल्के में अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो शायद 10 या 15 में ऐसे हो कि सारे पोलिंग एजेंट्स के साइन हो, वरना साइन होते ही नहीं है। और पोलिंग एजेंट्स को साइड पे बिठा दिया जाता है बाजी के इलेक्शनों में। तलाल साहब भी जानते हैं क्या होता रहा पोलिंग एजेंटों के साथ। चले मैं चॉइस साहब से पूछ लेता हूँ, लेकिन साहब आप जो कि तजुर्बाकार भी हैं इस मामले में, फॉर्म 45 पे चले पोलिंग एजेंट को छोड़े आप, अगर प्रिजाइडिंग अफसर के साइन ना हो तो क्या हैसियत है सर उस फॉर्म 45 की? अगर प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नहीं है तो बिल्कुल ये प्रिजाइडिंग अफसर की बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल उसके साइन होने जरूरी है, उसके बगैर तो वो फॉर्म जारी होता ही नहीं है। चले, और यही दावा है चौधरी साहब, आप जवाब दे दें कारा साहब की बातों का, यही दावा नून लीग का है। सलमान अकरम राजा ने बल्कि शायद प्रेजेंट भी किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इलेक्शन कमीशन में बताया जाके जनाब इतने हैं 160 के करीब फॉर्म 45 है जिन पे सिग्नेचर्स नहीं थे। तलाल चौधरी साहब, देखिए मैं गुजारिश करूंगा और मैं कायरा साहब को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं पिछले इलेक्शंस में। यानी आप ये देखें कि हर चौथे दिन जिसमें पीपल्स पार्टी की बैकिंग पीटीआई को असूली तौर पर हासिल होती थी, कोई ना कोई फोरेंसिक हमारे हल्के का होता था। कहीं अंगूठे चेक हो रहे हैं, कहीं काउंटर फाइल चेक हो रहे हैं, आप खबरें निकाल रहे हैं हर चौथे दिन, काउंटर फाइल, अंगूठे, वो फला और ये मिसिंग है, फॉर्म मिसिंग है। और आज के दिन तक पिछले 2018 के इलेक्शन का एक का भी फोरेंसिक नहीं हुआ, एक का भी अंगूठे चेक नहीं हुए, एक के भी काउंटर फाइल चेक नहीं हुए। सो जो फोरेंसिक हमारी दफा लागू था और अगर हमने वो मांग लिया, कह दिया, और हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम दरखास्त पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन में, अदालत में, तो वो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, यानी रिकाउंटिंग की, तो ये कायरा साहब की पार्टी ने हमारे साथ मिलके जो हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए उसमें हमने कानून बनाया और पीपल्स पार्टी शामिल थी उसमें कि 5% से कम फर्क जिसका भी होगा। देखिए हमने तो उस पर एतराज ही नहीं किया भाई, नहीं, इतराज आपने किया, इलेक्शन कमीशन में उसकी मुखालफत की। उसके बाद मेरी गुजारिश ये है कायरा साहब, अगर थैले खुलते हैं या कोई कानूनी दूसरा मामला है, वो उम्मीदवार या हमारी पार्टी वो करती है,
तो मेरा ख्याल है अगर कहीं गलती होगी तो तस्हीह हो जाएगी, और अगर कहीं हमारी गलतफहमी है वो अगर तस्हीह हुई तो कायरा साहब है क्या चल के मुबारकबाद देंगे। देखिए गुजारिश ये है, मैं अब आपकी सर डिमांड क्या है? तो जहाँ पे तो ये सूरत हो कि आप आइडेंटिफाई कर दें कि फलां पोलिंग स्टेशंस, इनके ऊपर रिकाउंटिंग हो। पूरे हल्के की रिकाउंटिंग का तलाल साहब कोई ऐसी मिसाल नहीं है आज तक, ये की गई क्रिएट, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर तो ये इल्जाम हो कि जी जैली वोट डाले गए, तो आपने पहले स्टेज पे कहा क्या? इलेक्शन कमीशन में आप गए कि रिकाउंट हो। रिकाउंट से मुराद क्या है? रिकाउंट से मुराद ये है कि जो बैलेट पेपर पड़े हैं उनको चेक कर लिया जाए कि अब क्या वो वैलिडली गए हैं या नहीं। अगर मुस्तरद हुए हैं तो पीपल्स पार्टी के भी मुस्तरद हुए हैं, आपके भी मुस्तरद हुए हैं, बाकी जमातों के भी वोट मुस्तरद हुए हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के सारे राजा साहब ने पहले दिन कहा था कि हम री वोटिंग की दरख्वास्त देते हैं। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि हम री वोटिंग की दरख्वास्त देते हैं ऑन द बेसिस कि उनके पास 160 फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं है। सर आपने खुद कहा ये बहुत बड़ी गलती है, तो सर उस वोटिंग की इस पे दस्तखत नहीं है प्रिजाइडिंग अफसर की, उसकी हैसियत क्या होगी? फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नहीं होंगे, वो फॉर्म 45 एक्सेप्ट नहीं होगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप इल्जाम ये करें कि उसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन साहब के नहीं है, तो ये कोई आपको फॉर्म ऐसा नहीं मिल सकेगा पूरे पाकिस्तान में। शायद सर प्रिजाइडिंग अफसर की बात हो रही है जी, प्रिजाइडिंग अफसर वाला तो है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर उसके साइन नहीं है तो फिर तो वो फॉर्म नहीं है। और सर वो तादाद बहुत ज्यादा है, 160 के करीब, मतलब फॉर्म 45। रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 45 एंटरटेन नहीं करेगा रिजल्ट में जिसपे साइन नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फॉर्म 45 अलग अलग साइन नहीं होते, वो ट्रिप्लिकेट या बहुत सारी सूरतों में कार्बन कॉपीज होती हैं जिसपे वो साइन करके सील करता है, जो रिटर्निंग अफसर को जाता है फॉर कंसोलिडेशन, उस पे भी साइन होते हैं, सारी कॉपीज पे साइन जो एजेंट्स को दिए जाते हैं। तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब उन्होंने कोई अनसाइन कागज कबूल कर ले। अच्छा, उन्होंने बायकॉट कर दिया। चौधरी साहब अब आप चाहते क्या है? तलाल चौधरी साहब अब आपका मुतालबा क्या? आप रीवोट का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए जो रिकाउंट है ये यकीनन पहली स्टेज है। इसमें अगर रिकाउंट हम समझते हैं कि एसओपीज के मुताबिक होता, जो जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, ये हमारा एक ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है। और अगर वो होता तो उसमें बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई होती। और मैं आपको दोबारा एग्जांपल दे देता हूं, 2013 से 18 के दरमियान रिकाउंट जब शुरू होते हैं तो रिकाउंट के अंदर ही फोरेंसिक के फिर दोबारा से ऑर्डर होने शुरू हो जाते थे कि इसमें काउंटर फाइल नहीं, फला कमी कुताहियां जो है वो उसमें पता चल जाती है। वो ऑर्डर नहीं कर रहे तो आप मुतालबा कर रहे हैं। एक मिनट मैं उसकी वजाहत करता हूं, जरा तलाल साहब बात कर लें। देखिए कायरा साहब खुद सियासी कारकुन है। मैं एक सेकंड, कायरा साहब खुद सियासी कारकुन है। क्या कायरा साहब का कोई उम्मीदवार 4 या 500 से हारा हो और हुकूमत भी उसके मुखालिफ उम्मीदवार की हो, क्या वो अपनी तसल्ली नहीं करेगा कानून आइन के मुताबिक? या तसल्ली करनी हमारा हक नहीं है? अगर नहीं है तो आप कह दें सर हो गई ना रिकाउंटिंग। देखे ना तलाल साहब, गुजारिश तो हो गई ना सर रिकाउंटिंग। हमने पहले दिन आपसे गुजारिश की कि आप हम पे इल्जाम न लगाएं। आप सीधा आपने सिंध गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा दिया, आपके लोगों ने हमारी पार्टी पे इल्जाम लगा दिया। हमने कहा जी आपका हक है, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए। अगर आरओ ने बात नहीं सुनी, उसके बाद वहां पे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है जो फेडरल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, चले फेडरल गवर्नमेंट में बैठे, फेडरल इलेक्शन कमीशन ने या पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात सुन ली। हमारा तहफ़्फ़ुज़ ये था कि अगर तो आप कुछ पोलिंग स्टेशंस की आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं कि जी इन पोलिंग स्टेशंस पे आप सैंपल टेस्टिंग कर लीजिए तो ये बेहतर होता। लेकिन अब इसके ऊपर एक नए से नया एक जवाब घड़ा जाए और उस जवाब के ऊपर अगर काम को डिले किया जाए तो ये आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चल सकेगा। अब भी अच्छा रास्ता है, आप गए हैं इलेक्शन कमीशन में, लेट्स वेट, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा सब कुछ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांका वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत अलाने के बाद।